हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए अब करते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज, और ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है एंड दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस एक्सरसाइज से बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहले आप ए पी को देख लें। इस ए पी में फर्स्ट टर्म 121 लिखा हुआ है और जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। आप 117 में से 121 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा -4। तो इस एपी में आप देख लें, फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया। पूछा गया है इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव है। आप देखें एपी लगातार डिक्रीज़ हो रही है, 117 हो गई है और कम हो गई है और कम हो गई, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये एपी 0 से नीचे उतर जाएगी, और जब एपी के टर्म्स 0 से नीचे हो जाएंगे तो वो नेगेटिव टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एपी दिखाता हूँ, 10 7 4। तो आप देखो लगातार 3 कम हो रहा है, तो 3 कम होते होते देखिए एपी और कम हुई, 1 आ गया, अब -2 आ गया, अब -5 आ गया, अब -8 आ गया। तो अगर आप शुरुआत की एपी देखें तो ये एपी घटते 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 नेगेटिव बन गई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव है, तो आप देखें 5th टर्म भी नेगेटिव है, 6th टर्म भी नेगेटिव है, 7th टर्म भी नेगेटिव है, और इसके बाद आने वाले सारे टर्म्स नेगेटिव ही होंगे। लेकिन इन सब में जो सबसे पहला नेगेटिव है वो 5th टर्म नेगेटिव है। समझ गए ना? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होता है। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा था। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब क्योंकि आपने nth टर्म को नेगेटिव टर्म मान लिया है, nth टर्म, ये nth टर्म है, नेगेटिव टर्म 0 से छोटा होता है, सो आप लिखो nth टर्म 0 से छोटा होगा। क्या होगा वो तो पता नहीं भी, चलिए सॉल्व करते हैं। अब nth टर्म का मतलब होता है a प्लस n-1 d, और इस बार ये टर्म नेगेटिव है, सो ये 0 से छोटा है, 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर? ओके जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप a की प्लेस पर लिखो 121 प्लस n की प्लेस पर, n तो हमें मालूम नहीं, फाइंड करना है, डिफरेंस की जगह पर लिखिए -4, और ये पूरा nth टर्म 0 से छोटा है। चलिए जी इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब आप लिखो 121, -4 ने n को मल्टीप्लाई किया, -4n आ गया, और -4 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, +4 आ गया, ये पूरा स्मॉलर दैन 0 है। 121 + 4 हो जाएगा 125, और ये है -4n। ओके, अब आप दोनों तरफ -125 कर दीजिए, 0 में से -125 कर लीजिए, और यहाँ भी कर दीजिए 125 -4n -125। इस तरह की ये जो बन रही है ना, इसको हम इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हो तो हम इसको इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के सिंबल्स से जो बनता है इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशंस। तो ये इन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने का यही मेथड होता है। आप इसकी डिटेल क्लास 11th में देखोगे और अपने क्लास 8th 9th में भी देखी होगी। अभी ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, आपको मिला -4n और स्मॉलर दैन -125। ठीक है जी। अब आप लिखोगे, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमें मिलेगा 4n एंड 125। ठीक है, इन इक्वेशंस में क्या होता है, अगर आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है तो आपको ये सिंबल पलटना पड़ता है, तो ये पलट जाएगा। n हो जाएगा 125 ऑन 4। ठीक है जी, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपको n मिल जाएगा, n इज़ ग्रेटर दैन 125 ऑन 4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। 125 को 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 31 होल नंबर 1/4। ठीक है जी, ये बन जाएगा। ओके, आप दूसरे भी तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आप क्लास 10th में हो, लेकिन क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, तो डिटेल ज़रा बता दी मैंने। ओके, तो आप यहाँ देखें n की वैल्यू 31 होल नंबर 1/4 से बड़ी है। अब क्योंकि n का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ टर्म कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो हमेशा होल नंबर में रहता है। तो आप कोई ऐसा नंबर सोचिए n के लिए जो 31 होल नंबर 1/4 से बड़ा हो और n होल नंबर होता है। तो आप देखोगे n की वैल्यू 32 आएगी, n की वैल्यू 33 हो सकती है, 34 हो सकती है, 35 हो सकती है, 36 हो सकती है, क्योंकि ये सारे नंबर इससे बड़े हैं। तो आपको इससे बड़ा नंबर लेना है और वो होल भी होना चाहिए। मतलब 32nd टर्म जो 32 है, मतलब 32nd टर्म है, वो भी नेगेटिव होगा।
33rd टर्म भी नेगेटिव होगा, 34th टर्म भी नेगेटिव होगा। आपसे पूछा गया है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो 32 ही होगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज़ 32nd टर्म। समझ गया ना? आपने देखा n की वैल्यू इससे बड़ी आएगी। अब इससे बड़ा हर नंबर जो होल है वो है 32, 33, 34, 35, 36, मतलब ये सब नेगेटिव हैं। लेकिन आपको बताना है फर्स्ट नेगेटिव, तो इन सब में सबसे पहला नेगेटिव 32 है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलिए जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 1, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म्स ऑफ एन AP इज 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of the AP. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि थर्ड टर्म का और 7th टर्म का जो सम है वो 6 है, और थर्ड टर्म को और 7th टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन रहा है 8। अब आपसे पूछ लिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 16 ये बताना है आपको। तो थर्ड टर्म को तो आप बोलते हो a + 2d, और 7th टर्म को आप बोलते हो a + 6d। ये वैल्यू 6 गिवन है। a + a हो जाएगा 2a, 2d + 6d हो जाएगा 8d इज इक्वल टू 6। यहाँ सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा a + 4d इज इक्वल टू 3। आप यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 3 - 4d आ जाएगी। ये हमने वैल्यू निकाल के रख ली है, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पुट कर देंगे। ओके, थर्ड टर्म का मतलब है a + 2d, और मल्टीप्लाई करना है 7th टर्म से, मतलब a + 6d से। इसकी वैल्यू 8 है। अब आप लिखो, आप a की वैल्यू 3 - 4d पुट कर दो यहाँ पर, तो आप लिखो 3 - 4d + 2d। यहाँ लिखो a का मतलब है 3 - 4d, 3 - 4d + 6d इज इक्वल्स टू 8। ओके, 3 है ये, -4d + 2d हो जाएगा -2d, और 3 है ये, -4d + 6d हो जाएगा +2d, और ये एक आइडेंटिटी भी है a - b a+ वाली, a + b वाली। तो 3 - 2d 3 + 2d, मतलब ये a² - b² बनकर खुल जाएगा। तो पहले आप 3 का स्क्वायर कर लोगे जो 9 होता है, -2d का स्क्वायर कर लोगे 4d² होता है इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा a की वैल्यू 3 - 4d है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 8 इज इक्वल्स टू 4d², 1 इज इक्वल्स टू 4d², 1/4 इज इक्वल्स टू d²। तो d² की वैल्यू हो जाएगी √1/4। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा, d सॉल्व होकर आ जाएगा ±1/2। मतलब d की वैल्यू +1/2 भी हो सकती है, और d की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है। d की दो वैल्यूज होती हैं, तो आप दोनों से सॉल्व करोगे। आप पहले लिखोगे कि पहला केस ये है कि अगर हम d को +1/2 मान लें, तो आपने देखा था a इज इक्वल्स टू 3 - 4d था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट करते हैं, a निकाल लेते हैं। तो 3 - 4 और d की वैल्यू 1/2 है, तो 4 × 1/2 2 बन जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम d को -1/2 मान लें, तब a की वैल्यू हो जाएगी 3 - 4d, 3 - 4 और d की वैल्यू है -1/2। इस बार हो जाएगा 3 -1 प्लस हो जाएगा, 4 × 1/2 2 होता है, 5 हो जाएगा। मतलब अगर d की वैल्यू 1/2 ले लोगे आप तो फर्स्ट टर्म 1 आएगा, अगर d की वैल्यू आप -1/2 ले लोगे तो फर्स्ट टर्म 5 आएगा। ओके, खैर आपको बताना है 16 टर्म्स का सम क्या है। चलिए 16 टर्म्स का हम सम पता करते हैं। तो 16 टर्म्स का सम, 16 टर्म्स के सम के लिए आप लिखोगे 16/2 × 2a प्लस a की जगह आप पुट कर सकते हो। अब a की जगह क्या पुट करें वो कन्फ्यूजन है, तो a की जगह पहले हम ये फर्स्ट केस से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, प्लस n - 1 मतलब 16 - 1, क्योंकि 16 टर्म्स का हम पता कर रहे हैं। और डिफरेंस आपने a ये लिया है तो डिफरेंस ये लेना पड़ेगा, 1/2 ले लीजिए डिफरेंस। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 16/2 का मतलब हो जाएगा 8, 2 × 1 होता है 2, 16 - 1 होता है 15, 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इनको, ये हो जाएगा 8, इन्हें सॉल्व कर लोगे आप तो ये हो जाएगा 19/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 76। तो सम ऑफ 16 टर्म्स 76 हो सकता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हम
सम जब फाइंड कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट टर्म को लिया था 1 और डिफरेंस को लिया था 1/2, लेकिन फर्स्ट टर्म 5 भी हो सकता है जब डिफरेंस -1/2 होता है। तो चलिए सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड करते हैं दूसरे डिफरेंस और दूसरे फर्स्ट टर्म की हेल्प से। सम ऑफ 16 टर्म्स 16/2 इंटू 2, इस बार a की वैल्यू आप लिखो 5 प्लस n-1 मतलब 16-1 और डिफरेंस की वैल्यू लिखो -1/2। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस बार सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आता है। तो ये हो जाएगा 8, 2 इंटू 5 10 हो गया, 16-1 होता है 15, 15 को -1/2 से मल्टीप्लाई करने पर -15/2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 10 माइनस इन्हें सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 5/2 और इन्हें सॉल्व करने पर मिलेगा 20। तो मतलब 16 टर्म्स का सम 76 भी हो सकता है और 16 टर्म्स का सम 20 भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंसेस आए थे इसलिए सम भी 2 आ गए हैं। तो आप लिख दोगे सम ऑफ 16 टर्म्स इज़ 20 और 76। दिस इज़ द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज़ a ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। सी फिगर है, फिगर देख लीजिए, ये रहा फिगर इसके लिए। ओके, तो ये एक लैडर है, सीढ़ी है। इस लैडर में जो रंग्स हैं, रंग्स का मतलब वो पार्ट जिस पर हम वी पुट लेग्स, जिस पर हम अपने पैर रखते हैं, उनको बोलते हैं रंग्स। तो ये फर्स्ट रंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो जो रंग्स हैं उनके बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। ये देखिए, ये गैप 25 सेंटीमीटर का है, दूसरे में 25 सेंटीमीटर का। इस तरह से 25 सेंटीमीटर का गैप चलता है इनमें। क्लियर? ठीक है जी। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ये जो पहला रंग है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और जो लास्ट रंग है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। 45 से कम होते होते 25 पहुंच जाता है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, टॉप और बॉटम इन दोनों रंग्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है ना वो है 2.5 मीटर। ये डिस्टेंस 2.5 मीटर है। आपको बताना है कि कितना लेंथ ऑफ वुड की ज़रूरत पड़ेगी रंग्स को बनाने में के लिए। तो पहला रंग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब कितने होंगे पहले तो ये काउंट करना पड़ेगा, फिर उन सब के लिए हमें वुड कलेक्ट करना है। तो बताना है कितना वुड चाहिए होगा, वुड की कितनी लेंथ चाहिए होगी। सबसे पहले हम पता करेंगे यहाँ पर रंग्स कितने हैं, फिर उन सारे रंग्स की टोटल लेंथ पता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये पता है ना कि ये है फर्स्ट रंग, मैं एक लैडर यहाँ बनाता हूँ, ये है फर्स्ट रंग और ये है सेकेंड रंग, फिर इस तरह से थर्ड रंग आएगी, फोर्थ रंग आएगी। आप देखो इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। क्लियर? तो इस 25 सेंटीमीटर के गैप में एक रंग नहीं, दो रंग हैं, एक ये। फिर 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर के गैप में 3 रंग्स हैं, 1 2 3। समझ जाएंगे ना? तो अगर 25 आपने एक लिया तो आपको 2 रंग मिल गया, 25 का डबल लिया आपने तो आपको 3 रंग मिल गए। याद रखिए, जितने 25 लेते हो आप, जितने गैप लेते हो आप, उससे एक ज़्यादा रंग रहता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर? सबसे पहले पता करते हैं टोटल रंग्स कितने होंगे। अब देखिए, ये 25 सेंटीमीटर है और जो टोटल है वो 2.5 मीटर है। पहले 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग वो है 2.5 मीटर। अगर आप 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है? मतलब ये पूरी लेंथ 250 है। अगर ये पूरी 250 है और ये 25 है, इसका मतलब है 25 वाले डिस्टेंस यहाँ पर 10 होंगे, 25 25 25, तभी तो ये टोटल 250 बना होगा। क्लियर? अगर एक 25 के इधर उधर 2 रंग्स हैं और दो 25 में 3 रंग्स हो जाते हैं, तो 10 बार जब 25 आप लेते हो ना तो उसमें 10 नहीं 11 रंग्स होंगे, एक एक्स्ट्रा रंग होगा। तो आप देखो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। नंबर ऑफ रंग्स पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दोगे 25 से, और डिवाइड करने से आपको रंग नहीं मिलेगा, एक एक्स्ट्रा रंग रहता है, इसलिए आप 1 ऐड कर दोगे यहाँ पर।
तो आप देखोगे ये हो जाएगा 10 + 1 11 रंग्स हो जाएंगे। तो पहले आपको समझना है कि यहाँ से यहाँ तक 11 रंग्स हैं। समझ गए आप? क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। 11 रंग्स हैं। अब हर रंग की आपको लेंथ देखनी है। तो देखिए ज़रा, जो फर्स्ट रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो लास्ट रंग है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट की इतनी है, लास्ट की इतनी है। और हमें ये भी पता चल गया है कि यहाँ 11 रंग्स हैं। इसका मतलब जो लास्ट है ना, ये 11th रंग है। ये 11th रंग है 25 सेंटीमीटर। समझ गया ना? ओके, 11th का मतलब होता है A + 10D। ये 25 है। यहाँ आप A की वैल्यू पुट कर दो 45, बिकॉज आपको 45 दे दिया गया है। तो आप लिखो 45 + 10D = 25। अब 10D की वैल्यू हो जाएगी 25 - 45, मतलब -20 हो जाएगी। तो आप सॉल्व कर लो, D की वैल्यू आपको -2 सेंटीमीटर मिल जाएगी। इसका मतलब है कि हर रंग दूसरे से 2 सेंटीमीटर कम है। ये 45 है तो ये 43 होगा, तो ये 41 होगा। और घटते घटते जो 11th रंग होगा, जो लास्ट रंग होगा, वो 25 सेंटीमीटर का होगा। अभी आपको ये मालूम है कि फर्स्ट रंग की लेंथ क्या है, सेकेंड रंग की लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स 11 है। ओके जी, और डिफरेंस -2 चल रहा है। आपको बताना है सारी रंग्स की टोटल लेंथ कितनी होगी। जितनी इन सारी रंग्स की टोटल लेंथ होगी उतनी ही वुड लानी पड़ेगी। चलिए पता करते हैं। याद रखिएगा, हमें D की वैल्यू -2 मिल गई है और N की वैल्यू 11 मिल गई है। इसी की हेल्प से हम आगे का पार्ट करने वाले हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को ज़रा हटा देता हूँ, सिर्फ पिक्चर को देखकर हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें सम फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ of wood required to make all rungs। 11 रंग्स है ना? ओके, तो अगर आपको टोटल वुड चाहिए ना, तो आप इन सब का सम फाइंड कर लो, इन सारे रंग्स का। मतलब हमें सम फाइंड करना है इन 11 रंग्स का। 11 रंग्स का सम कैसे मिलेगा? आप लिखोगे 11/2 × 2। ए की वैल्यू है 45। फर्स्ट रंग की लेंथ है 45 प्लस N -1 और डिफरेंस है -2, क्योंकि हर रंग -2 कम होता चला जा रहा है। ठीक है जी। वैसे तो सम का फॉर्मूला होता है N/2 × 2A + N - 1D। मैंने N की जगह पर 11 लिख दिया है, A की जगह 45 लिख दिया है, D की जगह -2 लिख दिया है। ये हो गया 11/2, 2 × 45 हो गया 90। 11 - 1 होता है 10, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -20। अब लिखेंगे 11/2, 90 - 20 हो जाएगा 70। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, 35 बचेगा। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 385 आ जाएगा। मतलब टोटल 385 सेंटीमीटर वुड की लेंथ चाहिए होगी इस सीढ़ी को, इस लैडर को बनाने के लिए। हमें सीढ़ी को बनाने के लिए इनकी लेंथ नहीं पूछी गई थी, साइड में लकड़ी लगी हुई है। हमें सिर्फ रंग की लेंथ बतानी थी टोटल क्या होगी, तो वो है 385 सेंटीमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस और करते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स मिलती हैं। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक रो में कुछ घर हैं और उनके नंबर यूँ हैं, उन पर नंबर लिखो। पहले मकान का नंबर है 1, दूसरे घर का नंबर है 2, तीसरे घर का नंबर है 3, इस तरह लास्ट घर का नंबर है 49। इस तरह से नंबर्स चल रहे हैं। शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। ओके, देखिए ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ऐसे चलते चलते ये आखिरी घर है। पहले घर पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे घर पर 2 लिखा हुआ है, तीसरे घर पर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है और लास्ट पर 49 लिखा होगा, क्योंकि टोटल 49 घर है। आपसे बोला गया है कि दिखाइए कि कोई घर बीच में ऐसा आता है जिसका नंबर x है, घर जिसका नंबर x है। अब इस x से पहले आने वाले सारे घरों का जो टोटल है ना, वो टोटल, और जो इस x के आगे आने वाले घरों का टोटल है, इधर का टोटल इक्वल है। ठीक है, ओके। तो बताना है अगर ऐसा होता है तो इस x की वैल्यू क्या होगी। ये कौन सा घर होगा? क्या ये 20 होगा?
क्या ये 30 होगा, क्या ये 35 होगा? चलिए ढूंढ लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो घर ऐसा है उसका नंबर x है, हमें दिया भी हुआ है तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है जी, ओके। इससे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हों AP में 1 3 5 7 9 11 13 15। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप इन 5 टर्म्स का सम फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो AP में सम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो फर्स्ट n टर्म्स को फाइंड करने का है, नेक्स्ट n टर्म्स को फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप इन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि लास्ट 5 टर्म्स का सम क्या होगा, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं आता है। यहाँ का आपको ट्रिक अपनानी होती है। आप क्या करोगे, इन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए पहले पूरे टर्म्स का सम फाइंड कर लो और फिर शुरुआत के 3 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको इन टर्म्स का सम मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इन 3 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप यूँ कर सकते हो, पहले आप सारे टर्म्स का सम फाइंड कर लो और उसमें से शुरुआत के 5 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करो, तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको लास्ट AP के लास्ट कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना हो, तो उसके लिए ट्रिक ये होती है कि पहले आप पूरी AP के टर्म्स को ऐड करो और उसमें से शुरुआत के कुछ टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो, देन मिलेगा आपको। ठीक है जी, ओके। तो इस क्वेश्चन को जरा मैं ऊपर करके समझाता हूँ ये बात। तो आपने देखा जो पहला घर है उस पर 1 लिखा है, दूसरे घर पर 2 लिखा है, तीसरे घर पर 3 लिखा है, और ऐसे करते करते बीच में कोई घर आ रहा है x नंबर के नाम से, और फिर लास्ट वाला जो मकान है वो 49 नंबर पर है। ओके, हमें बोला गया है कि इस घर से पहले जितने भी घर हैं उन सब का जो टोटल आएगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 एंड जो टोटल आएगा वो टोटल, और जो x के आगे घर हैं उन सब का टोटल इक्वल होने वाला है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इससे पहले जितने भी घर हैं उनका टोटल क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये एक AP है और इस AP में फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ये यहाँ आपको पता है कि A भी 1 है और D भी 1 है, याद रखिएगा। आप इतना समझ चुके हो, इसलिए मैं इस बार लिखूँगा नहीं। ठीक है जी, चलिए अब पता करते हैं इन सारे टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ टर्म्स कितने हैं आप देख लो, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ होगा, और ये x है। तो मान लीजिए इस x की वैल्यू 10 होती, तो इसका मतलब ये होता कि इस 10 से पहले देयर आर 9 हाउसेस। अगर इसकी वैल्यू 10 होती तो इसका मतलब होता है इसके आगे, क्योंकि टोटल 49 हाउसेस हैं और ये 10 है, मतलब आगे 39 हाउसेस होते हैं। समझ गए ना? मतलब जो भी यहाँ पर नंबर होगा उससे एक कम घर होंगे इस तरफ। अगर यहाँ पर लिखा है 15 तो 14 घर होंगे यहाँ पर। अगर लिखा है 20 तो ये होंगे 19 घर। ओके जी, समझ गए ना? तो जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा उससे एक कम घर हैं। तो अगर यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर ये जो घर हैं ये x - 1 है। तो हमें n की वैल्यू पता चल गई, नंबर ऑफ़ हाउसेस की वैल्यू पता चल गई, ये x - 1 है। चलिए अब इन x - 1 का सम पता करते हैं। इन x - 1 का सम होगा x - 1/2 × 2 × 1 प्लस x - 1 - 1 × 1। ओके, ये हो जाएगा सम। क्यों हो जाएगा सम, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सम फाइंड करने के लिए, AP का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1d। मैंने n की जगह पर x - 1 लिखा है, क्योंकि ये मकान नंबर x है, इससे पहले x - 1 हाउसेस आ चुके होंगे। सो मैंने n की वैल्यू x - 1 यहाँ भी लिखी, n की वैल्यू x - 1 यहाँ भी लिखी। फिर ये एक AP बन रही है और इस AP का फर्स्ट टर्म 1 है, सो मैंने 2a की जगह पर 1 लिख दिया। डिफरेंस भी 1 है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, तो मैंने डिफरेंस की जगह 1 लिख दिया। इस तरह से इन सारे घरों के जो नंबर्स थे उनका सम मैंने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इन सारे नंबर्स का सम और जो इसके आगे घर हैं उन नंबर्स का सम सेम ही है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला था कि ये आगे के जो नंबर्स हैं इनका सम फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड ये होता है कि पहले आप इस पूरी AP के नंबर्स का सम फाइंड करो, फिर यहाँ तक के नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आगे के सम पता चल जाएगा। तो चलिए पहले पता कर लेते हैं पूरा सम। तो पूरे में तो 49 टर्म्स हैं, क्योंकि 49 तक नंबर्स गए हैं। 49/2 × 2a + n - 1 एंड d, पूरे का सम ये हो जाएगा। फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1d। मैंने n की प्लेस पर लिखा है 49, a की प्लेस पर लिखा है फर्स्ट टर्म है 1 और डिफरेंस है 1। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मैं, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ तक के नंबर्स का सम। ओके जी, तो यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, x टर्म्स हैं 1 2 3 और यहाँ x तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर x टर्म्स हैं, तो आप x को लिखो x/2,
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ ही मैंने सम लिखा है, इस सम में नंबर ऑफ टर्म्स x थे तो मैंने n की जगह पर x लिखा है, फर्स्ट टर्म की जगह a लिखा है, डिफरेंस की जगह 1 लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। इसे सॉल्व करने पर मिलेगा x माइनस 1 अपॉन 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट में x माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा x माइनस 2। इधर हो जाएगा 49 अपॉन 2, 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, 49 माइनस 1 होता है 48, 48 ने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ गया, माइनस x अपॉन 2 और ये है 2, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x माइनस 1। आई होप ये सब क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये x बचा। दिस इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 2, 48 प्लस 2 हो गया 50, माइनस x अपॉन 2 एंड दिस इज x प्लस 1। ओके, नाउ यू कैन सी हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इन तीनों टर्म्स में ही डिनोमिनेटर 2 है, 2 डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 2। तो आप पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सारे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला 2 रिड्यूस हो गया, बचा x माइनस 1 इंटू एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे वाला 2 हट गया, बचा 49 इंटू 50। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे वाला 2 हट गया, बचा x इंटू एक्स प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2450, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स दोनों तरफ ये कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल होंगे बिकॉज उनके साइन डिफरेंट है। अगर इसको आप उधर भेज दोगे तो ये उधर जाकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई 2450। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1225 और x की वैल्यू हो जाती है 35। आई होप इट इज क्लियर। मतलब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी और वो मिल चुकी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ये देख लीजिए क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. फिगर देख लीजिए। Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ओके, तो हमें इन सारे स्टेप्स में कंक्रीट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम ऐसा करेंगे, एक एक स्टेप का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उन सब का सम फाइंड कर लेंगे। तो आप फर्स्ट स्टेप देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप में ये है इसकी ब्रेथ 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, और इसकी हाइट है 1/4 मीटर, और ये जो लेंथ है फर्स्ट स्टेप की वो 50 मीटर है। यहाँ से देख लीजिए 50 मीटर है। ठीक है जी। ऐसे सेकंड स्टेप पर आइए, सेकंड स्टेप की जो ब्रेथ है वो 1/2 ही मीटर है, 1/2 मीटर है। सारे स्टेप्स की ब्रेथ 1/2 मीटर है। ओके, ट्रीड बोला गया है इसको। ट्रीड का मतलब वो पार्ट जहाँ पर हम अपने फुट रखते हैं, अपने शूज़ रखते हैं। ओके जी, तो ये 1/2 मीटर है। लेंथ एक बार फिर 50 मीटर है इसके इक्वल, और हाइट बढ़ गई है 1/4 मीटर। हर बार 1/4 मीटर हाइट बढ़ती रहती है। तो आप ऐसा करें, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इस फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम, देन सेकेंड स्टेप में कंक्रीट का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, देन थर्ड में फाइंड कर लेंगे, फोर्थ में फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हमें टोटल मिल जाएगा। तो चलिए, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। मैं इसको हटा रहा हूँ, इस पिक्चर को यहाँ पर रखते हैं और इसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फाइंड करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट ट्रीड। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो यहाँ पर देख लें आप, लेंथ है 50 एंड ब्रेथ है 1/2, और जो हाइट है फर्स्ट की वो है 1/4। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो, इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 मीटर क्यूब। अब आते हैं, हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप पता करते हैं। आप देखो, सेकेंड स्टेप की जो लेंथ है 50 है,
सेकेंड स्टेप की लेंथ 50 है, थर्ड की भी 50 है, सबकी लेंथ 50 है, 50 लिखेंगे। ब्रेथ भी सभी की 1/2 है, ये जो ट्री है ना ये 1/2 है। और जो हाइट है, हाइट बढ़ जाएगी, तो पहले 1/4 थी, अभी 1/4 बढ़ चुकी होगी, इनको ऐड करोगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। इस बार सॉल्व करने पर यू विल गेट 12.5 मीटर क्यूब। अब हम पता कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ थर्ड, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इन थर्ड स्टेप। ओके, तो थर्ड स्टेप को अगर देखो आप तो उसकी लेंथ 50 ही रहेगी, ब्रेथ 1/2 ही रहेगी, और जो हाइट है वो 1/4 और बढ़ जाएगी। तो पहले 1/4 थी, दूसरे में 1/4 इंक्रीज़ हो गई थी, तीसरे में 1/4 और इंक्रीज़ हो गई, तो ये 3/4 हो गई, 3/4। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18.75 मीटर क्यूब। अभी आप देखो कहीं ये एपी तो नहीं बन रही है। आप देखो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम ये है, सेकेंड स्टेप में कंक्रीट का ये वॉल्यूम है, और थर्ड स्टेप में कंक्रीट का ये वॉल्यूम है। तो आप देखो इनमें और इनमें डिफरेंस अगर आप फाइंड करो, सबट्रैक्ट कर लो 12.5 में से इसको, तो मिलेगा 6.25। आप 18.75 में से सबट्रैक्ट कर लो 12.5 को, तो मिलेगा 6.25। तो हर बार 6.25 ऐड हुआ है, इसका मतलब ये एपी बन गई है। अगर एपी बन गई है तो सम फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए जी, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 6.25 मीटर क्यूब, और इस एपी का जो डिफरेंस है वो भी है 6.25 मीटर क्यूब, और इस एपी में जो टोटल टर्म्स हैं वो 15 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 15 स्टेप्स थे। ओके जी, तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब सबका सम फाइंड कर लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये स्टेप्स हैं, हर स्टेप की लेंथ 50 है, हर स्टेप की जो ये ट्रीज है मतलब ब्रेथ है 1/2 है, और हाइट 1/4 बढ़ती रहती है। तो बताना है टोटल कंक्रीट की ज़रूरत कितनी पड़ेगी पूरे टेरेस को बनाने के लिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने शुरुआत में कुछ पता किया, उससे पता कर लिया कि ये एपी है, और अब हम वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए अब सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं ऊपर के पार्ट को इरेज कर देता हूँ, और हम सम फाइंड करते हैं कंक्रीट का, उसी से पता चलेगा टोटल कंक्रीट कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक द टेरेस। ये हो जाएगा, इन सब का सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि एक एपी बन गई तो हम एपी के तरीके से सम फाइंड करेंगे, n/2 × 2a + n-1d। n की वैल्यू यहाँ पर 15 है, 15/2 × 2, a की वैल्यू 6.25 है, n की वैल्यू 15 है, -1 डिफरेंस 6.25 है। चलिए जी, पता कर लेते हैं टोटल कंक्रीट की कितनी ज़रूरत है। सो ये हो जाएगा 15/2, इन्हें मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 12.5, ये हो जाएगा 14 × 6.25। हम 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.25 से, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 6.25 25.0 एंड ओके, ये हो जाएगा 87.5। तो अब 15/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सम से, इसका सम है 100, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो 750 मीटर क्यूब कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, इस टेरेस को बनाने के लिए। देख लीजिए, ये था टेरेस और ये था क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।